और इन दिनों में मैंने देखा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट भगत सिंह और उनके साथियों का काम है वो नौजवान लहर खड़ी करना था। और उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि जब नेताजी भगत सिंह को रेफर करते हैं तो वो करते हैं कि भगत सिंह वो जिसने नवी नौजवान लहर को स्थापित किया। ये 1924 की बात है। 17 साल के भगत सिंह दो काम कर रहे हैं। एक तो वो है कि आयरलैंड का जो तजर्बा है, क्योंकि 1922 के बाद जब हमारे यहाँ इतना उत्साह होने के बाद भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने उस अकीदे तक नहीं पहुंच सकी कि वो कुछ कंसेशन ले लेती, तो उस वक्त भगत सिंह का ध्यान आयरलैंड पे गया और उन्होंने पहली किताब जो हिंदी में ट्रांसलेट की, इसलिए कि सभी साथी जो मतलब थे वो इंग्लिश तो उतनी प्रोफिशिएंटली नहीं पढ़ सकते थे, तो वो थी माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम बाय डैन ब्रीन। तो दूसरा जो उन्होंने किया, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट, क्योंकि जब मैं दोबारा विजिट कर रहा था नौजवान भारत सभा के इतिहास का, कामरेड रामचंद्रा जी ने उसको किया है, तो वो कहते कि जो भगत सिंह ने, हम तो ये थे कि क्योंकि हमने उस वक्त रशिया को भी पढ़ा और उस वक्त बाकी सब भी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे ना, और ख़ास तौर पर नेशनल कॉलेज लाहौर का जो एनवायरनमेंट था उसमें वो सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन भगत सिंह ने, वो कहते हमने ये प्रपोज किया कि चलो मतलब आज किसानों को और मजदूरों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो भगत सिंह ने कहा कि वहां तक जाने के लिए एक स्टेप पहले चाहिए, और वो है कि नौजवानों के दिमाग से कुछ चीज़ें जो हैं उसको क्लियर करना। और वो नौजवान भारत सभा का आधार बना। और हालांकि उसका जो मैनिफेस्टो है वो 1928 में लिखा गया, लेकिन उसका आधार 1924 में बन गया था। तो ये 1924 मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगा कि उस वक्त दो किस्म की जो है मतलब तब चीज़ें हो रही हैं। 1925 में आरएसएस बन रही है और 1924 में भगत सिंह की नौजवान लहर बन रही है, जो ऐतिहासिक तौर पर फिर हम उसी दर पर हैं। तो और यही क्यों 1924 में वो ख्याल आया, क्योंकि जो जलियांवाला बाग है उसके बारे में हालांकि हम सब जानते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज मुझे लगी, क्योंकि मैं उनके इतिहास के मतलब वो पन्ने देख रहा था, वो सारे ओरिजिनल जो रिकॉर्ड्स हैं उस वक्त के, तो उस वक्त ये कि डायर और एडवायर पागल क्यों हुए, उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि मतलब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हड़ताल के लिए कॉल दी, जो मतलब 30 मार्च को होनी थी, वो पोस्टपोन होके 6 की गई, क्योंकि तैयारी नहीं थी। और तैयारी में कारण ये था कि लोगों के मतलब जो उनका आर्थिक आधार पे बहुत बड़ा चोट थी, क्योंकि मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद महंगाई थी, लोगों के पास काम नहीं था। तो उसका जो सोल्यूशन निकाला गया मतलब लाहौर में और अमृतसर में, वो ये था कि लंगर अगर लगाया जाए तो लोगों को खाने से हम मतलब अगर सिक्योर कर देते हैं, सुनिश्चित करते तो वो हमारे साथ हड़ताल में आएंगे। और वो लंगर जो लगा, जिसका आधार शायद लखनऊ कांग्रेस में तिलक जी ने और एनी बसंत ने मतलब यूनिटी का रखा था, लेकिन उसको एक आम आदमी के लेवल पे कि वो जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि उसने जात और धर्मों से लोगों को मुक्ति दिला दी। और उसका एक प्रभाव जो है वो जो भगत सिंह ने बाद में भी जलियांवाले बाग में जाके भी देखा, और उसके पहले, क्योंकि रामनवमी 9 अप्रैल को आती है, मतलब रामनवमी जो है वो कॉमन तौर पे मनाई गई। उसमें जो पहले कभी हिंदू पानी मुसलमान पानी का होका दिया जाता था, वो कहते कि वो सब शबीलें इकट्ठी हो गई, लोग जात पात और धर्मों से ऊपर उठ गए। और शायद यही सबसे बड़ा कारण बना कि एडवायर बार बार कह रहा है, डायर भी कह रहा है कि ये तो 1857 आ गया। जैसे गौतम जी ने कहा कि आज 1857 का जो चीज उनको डराती थी उस पे मतलब GW फॉरेस्टर है, जिसने 1904 में दोबारा 1857 की हिस्ट्री लिखी। तो उसने कहा कि हम सब जो लोग हिस्टोरियन हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर यहाँ लोग जात पात से ऊपर उठकर इकट्ठे हो जाएं, धर्मों से ऊपर उठ के इकट्ठे हो जाएं, तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का वो अंत होगा। ये GW फॉरेस्टर की ऑब्जर्वेशन है। और शायद इसीलिए 1905 में बंगाल को बांटा गया धर्म के नाम पे, और वो मतलब हमारी मूवमेंट का जो अर्लियर पीरियड है। तो भगत सिंह ने मतलब ये कहा
कि इसका मतलब है क्योंकि गांधी जी मतलब 1922 में मतलब पकड़े गए और बाद में उनको शायद 1924 में ही छोड़ा गया, तो एक वैक्यूम बन गया। और जिसकी एक ऑब्जर्वेशन उस वक्त मोतीलाल नेहरू जी के एक लेटर में है कि ये देखिए हमारी कौमी लहर की कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे गांव में कभी दंगे नहीं हुए थे, आज हमारे गांव में भी हो गए। तो मैं इसलिए कहता कि 1924 में जो प्रभाव थे उनको मतलब हमें समझने की जरूरत है, जिसमें भगत सिंह एक सोल्यूशन दे रहे हैं जो शायद उनका पहला पॉलिटिकल एक्टिविटी है, और वो बहुत गहराई से उसने काम भी किया। और वो मतलब फिर उन्होंने मतलब जो जैसे कामरे रामचंद्र कहते हैं कि भगत सिंह कहने लगे कि मतलब इन समस्याओं को, जो हमारी कमजोरियां हैं समाज की, जात पात की और धर्म के बंटवारे की या सांप्रदायिकता की, इसको हम समाज में तो बाद में खत्म करेंगे, कम से कम नौजवानों के दिमाग में से तो निकाल सकते हैं। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब 1924 में नौजवान भारत सभा का पहला शुरुआत हुई तो वो भी लंगर से शुरू हुई, और उस लंगर का उद्घाटन जो है वो करने के लिए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी को बुलाया गया। और ये दोनों एनवायरनमेंट, दो बड़े शहर हैं, दोनों में हो रहा है। इसीलिए जो रामनवमी का रिस्पांस है कि 10 अप्रैल को ही मतलब लोगों पे जो बिल्कुल पीसफुल था, और वो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के को छुड़ाने के लिए मतलब जा रहे थे तो उन पे गोली चलाई गई, 20 लोग 10 तारीख को हुए, फिर बाद में जलियांवाला बाग हुआ। तो अब भगत सिंह किस तरह एड्रेस कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, वो कहते हैं कि अब इसका मतलब है कि नौजवान लहर के लिए हमें जो आधार देना है, उसके जो 4 पिलर्स होंगे, वो होगा कि नौजवानों से कम वो अपने आप को मतलब सांप्रदायिकता से मुक्त करें और अपने आप को जात पात से मुक्त करें। और तीसरा जो है कि जो हमने रशिया के एक्सपीरियंस, वो उनका जेल नोटबुक में दोबारा भी है कि रशियन एक्सपेरिमेंट 1917 से 1927, और उसमें एक ही कोटेशन लिखी है कि बालशिविकों के बारे में उनके जो बहुत कट्टर दुश्मन हैं वो एक बात पे उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो हर चीज को उसके कारण से जानने की कोशिश करते हैं। तो भगत सिंह ने कहा कि नौजवान जब तक मतलब कारण समझने के लिए सक्षम नहीं होंगे तब तक वो आगे मतलब उसका हल भी नहीं लग सकते। तो यही एक विज्ञान है। और यहाँ मैं थोड़ा ये भी एक ऑब्जर्वेशन के एक्चुअली मतलब दो उस वक्त बड़े शहर हैं जहाँ पर साइंस को पॉपुलराइज किया जा रहा है लोकल लैंग्वेज में। कलकत्ता में जगदीश चंद्र बोस ने जब अपनी सोसाइटी फॉर कल्चर ऑफ साइंस बनाई तो उसका मैं पढ़ रहा था कि पहला ओपनिंग मतलब जो उन्होंने ऑर्डर दिया वो ये था कि जो भी साइंस आप यहाँ डेवलप करें या समझें उसको आप लोगों को बंगला में सिखाएंगे। यही पंजाब में हो रहा था। पंजाब में रुचिराम साहनी जो हैं वो लोगों को मैजिक लैट्रन के साथ और वो मतलब एक्चुअली टिकट के साथ वो लेक्चर चलते थे ताकि जो साइंस के एक्सपेरिमेंट है उसके लिए फंड भी इकट्ठे हो सकें। तो वो स्वैच्छिक होती थी। तो साइंस को पंजाबी में पढ़ाने का काम भी चल रहा था। तो इसलिए जो विज्ञान के साथ उनका पहला संपर्क है वो भी मतलब उस लाहौर कल्चर में हुआ जिसने भगत सिंह को एक वैज्ञानिक दृष्टि, और जिसपे वो बार बार बाद में भी एम्फेसिस करते हैं, हम उस पर भी आएंगे। तो इसलिए उन्होंने तीसरा जो आधार कि नौजवानों को अपने कारण समझने के काबिल बनना है, और जब आप कारण समझते हैं तो आप वैज्ञानिक जो है दृष्टि वो अपनाते हैं। तो चौथा बहुत इंटरेस्टिंग जो है कि भगत सिंह ने कहा कि हम, क्योंकि उस वक्त संपूर्ण आज़ादी की बात चल रही थी स्वराज से आगे, ताकि संपूर्ण आज़ादी आनी चाहिए। तो संपूर्ण आज़ादी को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेज का जो मतलब राज है उसने हम पे क्या विकृति डाली। तो वो उन्होंने कहा कि वो मतलब है इनइक्वालिटी, तो वो इन ना बराबरी जो है। और जब इन्हीं दिनों में मिस्टर पिक्टी की एक ऑब्जर्वेशन आई, क्योंकि वो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है जो पिछले कई सौ सालों से हिस्ट्री ऑफ इनइक्वालिटी पे काम कर रहा है, तो उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी कि 1920 के दहाके में जो ना बराबरी थी वो ना बराबरी आज 2016 में है। तो वो जो ना बराबरी का मतलब है, तभी भगत सिंह ने कहा कि ना बराबरी का जो है वो भी हमें एड्रेस करना है। असल प्रॉब्लम है कि ना बराबरी को किस तरह हम बराबरी वाले समाज में बदल सकते हैं। और ये पहली दफा था कि उन्होंने रशियन एक्सपेरिमेंट से मतलब ये सीखा कि एक वैज्ञानिक
जो आधार है ना बराबरी का, वो समाजवाद है, जिसको उन्होंने बाद में भी रिफ्लेक्ट किया 28 में, जब अपना नाम बदलने की बात फिरोज शाह कोटला में 8-9 सितंबर को चली, तो फिर उन्होंने उसको स्थायी उसमें रखा। लेकिन उस वक्त 4 पिलर्स, इसीलिए आपको जो अर्ली राइटिंग है वो समाजवाद के बारे में मिलती हैं, और उसमें भगवती चरण वोरा जो हैं वो उसके पायनियर्स हैं, जिनको बाद में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में भी उनका नाम चला, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में भी चला, और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भी था उनका। तो भगवती चरण जी ने लिखा, और प्रिंसिपल शबीर दास जी ने उस वक्त छोटे ट्रैक्ट जो हैं वो समाजवाद पे, तो ये 4 आधारों पे उन्होंने किया। तो सांप्रदायिकता को एक प्रैक्टिकली मतलब एक चैलेंज करने वाला, और शायद मैं इसीलिए जब आप आरएसएस की मतलब स्थापना की बात करते हैं, तो भगत सिंह की एक उक्ति जो उन्होंने मॉडर्न रिव्यू के नाम लेटर में लिखी, वो बहुत सार्थक हो जाती है। उन्होंने कहा कि जब सामाजिक तरक्की रुक जाती है तो फिर रिएक्शनरी फोर्सेस जो हैं वो प्रभावी हो जाती, और उसमें सिर्फ ये डर रहता है कि वो जो रिएक्शनरी फोर्सेस हैं वो समाज की तरक्की तो नहीं करती, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा कर देती हैं। लेकिन उस वक्त हमें एक इनकलाबी जज्बे की जरूरत होती है। ये इनकलाबी जज्बा जो है, क्योंकि बाद में फ्रेंच वालों ने एक पूरी किताब रेवोल्यूशनरी पैशन पे लिखी, जिसपे उन्होंने भगत सिंह को भी असेस किया। तो भगत सिंह ने मतलब को वो कहते हैं कि जिसने रेवोल्यूशनरी पैशन को जन्म दिया पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें से उनकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ये जो रेवोल्यूशनरी पैशन है मतलब उसको पैदा करना, और इसी तरह उन्होंने एक और जगह उनकी उक्ति, उनके जो साथी जतन सान्याल थे, उन्होंने जो पहली बायोग्राफी उनकी लिखी मई 1931 में, तो उन्होंने कुछ भगत सिंह की जो कोट किया है कि भगत सिंह हमें ये कहा करते थे। उनका ये था कि फिलैंथ्रॉपी अच्छी चीज है, लोगों का भला चाहना अच्छी चीज है, लेकिन भला चाहने से सामाजिक तब्दीली नहीं होती। सामाजिक तब्दीली के लिए आपको एक वैज्ञानिक विचार वाली सामाजिक गतिशील शक्ति चाहिए। पर ये जो सामाजिक गतिशील शक्ति पैदा करना है, जिसमें रेवोल्यूशनरी पैशन और इनकलाबी जज्बा जो है वो इम्पोर्टेंट है। शायद आज नौजवानों को मतलब ये समझने की जरूरत है कि वो जज्बा जो हमने गदर पार्टी के उन बुजुर्गों में भी देखा कि वो कभी निराश नहीं हुए, वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहे। और जो मैं क्योंकि थोड़ा मुझे वक्त बाबा सोहन सिंह भकना जी से के पास सीखने का मिला, पहली हमारी ट्रेनिंग उन्हीं से साथ हुई, तो उनका ये कहना था कि गदर पार्टी ने हमें ये कहा था कि सबसे बड़ा काम जो इनकलाबी काम है वो लोगों को एजुकेशन देना है, बच्चों को एजुकेट करना है। तो इसलिए मतलब अब हम उनको ये जो पूरा जात पात वाला सवाल, धर्म का सवाल है, उसमें मैं आपका एक ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि जब भगत सिंह पब्लिक में धर्म के इशू को, वो उनका एक और आर्टिकल है जो बहुत कम हमारे फोकस में रहा, वो है कि आज़ादी की लड़ाई और धर्म की समस्या, मजहब की समस्या। तो वो कहते हैं कि जब आपने पब्लिक में मजहब के क्वेश्चन को डील करना है तो लियो टॉल्स्टॉय का एक टेस्ट जो है वो हमें बहुत काम आता है, क्योंकि लियो टॉल्स्टॉय को वो कोट करते हैं कि वो कहता है कि जो भी मतलब धार्मिकता है या रिलीजियसिटी है उसकी 3 लेयर्स हैं। एक फिलोसॉफिकल लेयर है जिसमें शायद ज्यादा आम आदमी का कोई ज्यादा उसमें नहीं होता और उसमें कोई झगड़ा भी नहीं होता। दूसरा उसको जो है वो ह्यूमनिज्म है कि हमें आपस में सामाजिक वर्तारा कैसा करना चाहिए, जैसे उसमें एम्पैथी है, प्यार है, एक दूसरे की मदद करने का है। तो ये जो मतलब सामाजिक गुण है ये भी उसमें है। लेकिन वो कहते हैं कि जो झगड़े की कारण है वो है रिचुअलिज्म। जब हम एक कहता है कि नहीं मैंने तो इसी तरह माना, और ये अगर आप रिफ्लेक्ट बैक करें, क्योंकि ये अलग-अलग टाइम पे लिखा गया, लेकिन नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टो में भी वो इसी चीज को एक बहुत ही मतलब और तरह प्रेजेंट करते हैं कि ये हमारी कितनी बड़ी सितम ज़रीफी है, हाउ पिटीफुल इंडिया इज, कि यहाँ पर एक पीपल का पत्ता अगर कट जाए तो उस पर भी आदमी मार दिया जाता है। यहाँ ताजिए का एक कागज का टुकड़ा अगर टूट जाए तो उस पे आदमी को मार दिया जाता है। यहाँ जानवर के नाम पे आदमी को मार दिया जाता है। तो यहाँ आदमी की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी सोसाइटी में मतलब नहीं है, और ये आप आज भी देखेंगे कि वही रिफ्लेक्ट करता है कि किस चीज पे क्या हो। तो भगत सिंह मतलब, और उसमें भी जो उनकी दूसरी उक्ति नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टो को आप दोबारा रिविजिट करें तो आपको मिलेगी
वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई अपनी कमजोरियों के खिलाफ है, क्योंकि हमारी कमजोरियां जिसका फायदा हमारा जो सेल्फिश और खुदगर्ज लोग हैं हमारे अपने, वो भी उठा रहे हैं और उसका फायदा हमारा दुश्मन भी उठा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ उनका जो दूसरा पार्ट है, मतलब, और जो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने रेवोल्यूशनरी पैशन के लिए जो स्लोगन दिया है, क्योंकि आज एक और भी इंटरेस्टिंग डे है कि आज 8 अप्रैल है, जब भगत सिंह 20 साल के, 20.5 साल के, और बीके दत्त 18.5 साल के, दे वॉकड इनटू द सेंट्रल असेंबली टू अपोज उस वक्त के जो 2 कानून तो सामने थे, जिसको हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने मतलब दिसंबर में मतलब रिवर्स कर दिया था, वोट आउट कर दिया था। वो दोबारा लाए गए थे मार्च में, फिर मतलब एक पब्लिक सेफ्टी बिल और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल। वो भी 8 अप्रैल का ही दिन था जब वो पूरा देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और जब फिर उसको वोट आउट कर रहे थे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो वो एज ऑर्डिनेंस लगाने वाले थे, जिस वक्त उन्होंने मतलब इंटरसेप्ट किया विद लाउड वॉइस, ताकि वो उनकी बात सुनी जा सके। तो वो मतलब वो जो है वो उसकी मतलब आगे, क्योंकि कैसे लोगों को आगे एजुकेट करना है कैसे। और यहीं पर वो मैं डेनब्रीन को दोबारा विजिट कर रहा था, तो डेनब्रीन कहता है कि हम इनकलाबी आयरलैंड के जो हैं, कि मैं अगर वायसराय पे हमला करके अपने गांव में आ जाऊं तो गांव के लोग कट जाएंगे, मेरे बारे में नहीं बताएंगे। तो भगत सिंह ने कहा कि जो रिश्ता हमारा अपने लोगों के साथ बनना चाहिए, कि वो समझें कि हम उनके लिए कर रहे हैं, या जो भी हम कुर्बानियां कर रहे हैं, क्योंकि वो ककोरी केस जो है वो अननोटिस्ड गया, आम पब्लिक उसको पहचान नहीं सकी, तो भगत सिंह ने उस पर भी लिखा। तो ये जो है, और मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा आधार है कि जब राम प्रसाद बिस्मल अपनी ऑटोबायोग्राफी 3 दिन पहले पूरी करते हैं जेल की कोठड़ी से, और उसमें जो उनका आखिरी कहना है कि मैंने मतलब ये सबूत कर दिया है कि मतलब नौजवान धर्म के नाम पे नहीं बांटे जा सकते। मैंने मेरे से ज्यादा मजबूती से मतलब जो है वो अशफाकुल्ला रहे हैं, और उन्होंने कभी मतलब मैंने तो कहा कि लेट अस टेस्ट, के अपील करके देख लें, क्योंकि मुझे यकीन है कि होगा तो कुछ नहीं। 60 उस वक्त के एमएलए एमएलसी ने, यूपी ने इनके हक में एक दरखास्त दी, वो कहते उसका भी कुछ नहीं होना था। लेकिन ये है कि आने वाले जो हैं वो इस भ्रम में ना रहें कि कहीं अदालत से वो हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन उन्होंने आखिरी बात कही कि मुझे ये फख्र है कि मैंने अशफाक उल्लाह को मतलब मेरे साथ जिस तरह उसने साथ दिया हमने, तो हमें जब भी याद करें उस वक्त इस हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पे याद करेंगे, तो वो हमें ट्रिब्यूट होगी। तो ये आधार उस वक्त बन रहे हैं, 1925 में बन रहे हैं, और भगत सिंह उसको कंक्रीटाइज कर रहे हैं नौजवानों को एड्रेस करने के लिए। इसलिए मेरे मन में जो है कि 2024 जो है वो नौजवान लहर का 100 साल है। तो हमें उसके लिए नौजवानों को दोबारा चेतन करने की जरूरत है कि ये जो आज का मतलब, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था जो है, जैसे न्यू लिबरलिज्म का आपने कहा, मतलब न्यू लिबरलिज्म एक एनवायरनमेंट भी चाहती है जिसमें वो लूट चल सके। और उसके लिए जब भगत सिंह और बीके दत्त ने जो नारा दिया, वो संपूर्ण नारा है कि इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। मतलब कि मैंने कहा ये जो डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है, द्वंदात्मक रिश्ता है, साम्राज्यवाद की डाउनफॉल और लोगों की जीवन में उतरा मतलब ऊंचा उठने का, इनकलाबी तब्दीली का, ये दोनों को समझने के बगैर हम नहीं कर सकते। तो इसलिए भगत सिंह ने ये भी उक्ति दी थी कि अगर ये नारा मेरे है वो कीमत मिल गई, तो वो एक नारे पे लगा रहे हैं। और उसमें भी जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब वो साम्राज्यवाद को एक्सप्लेन करते हैं तो वो बहुत बड़ी डेफिनेशंस में नहीं जाते, सिंपल 2 डेफिनेशन देते हैं कि साम्राज्यवाद वो शक्ति है, क्योंकि ये गदर पार्टी ने इस संकल्प को और ज्यादा मजबूत किया कि जब एक देश दूसरे देश को लूटता है, जिसकी परिमाण जो है दादा भाई नारोजी ने 1906 में ही दिए कि हमारी गरीबी क्यों है, इसलिए कि यहाँ से मतलब बहुत से रिसोर्सेज लूट के जा रहे हैं। और वो आज भी एक नए अवतार में जो न्यू लिबरलिज्म है उसमें है। तो उन्होंने कहा कि जब एक देश दूसरे देश को लूटता है, लेकिन वो साथ ही समाज में एक ऐसी परिस्थितियां को भी जन्म देता है जहां एक आदमी के हाथ दूसरे आदमी की लूट होती है। आज हम उस परिस्थितियों को देखते हैं। तो ये साम्राज्यवाद की जो उनकी डेफिनेशन है कॉमन मैन के लिए,
अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही पायदार है। और इसी पे उन्होंने मतलब वो लगातार इस पे चेतन रहे कि जो मतलब ये सांप्रदायिकता का जो प्रश्न है उसको किस तरह करना है। इसलिए उन्होंने इतिहास में से गदर पार्टी के इतिहास को, इवन जो हमारी सेमी रिलीजियस मतलब है नामधारी मूवमेंट, उसको भी उन्होंने लिया, जिसने एक्चुअली इन क्वेश्चंस को एक और तरह से अपने पुराने मतलब सभ्याचारक बैकग्राउंड से मतलब किया, जिसमें लड़की को बराबरता दी। ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि जो महिला की बराबरता है, उनका बराबर होने का वो आरएसएस कभी नहीं देती। वो वहां सेवका है, वो कभी समय सेवक नहीं बन सकती। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मतलब बहुत से वर्क करने वाले उन्होंने निकाला। तो दूसरी तरफ है कि जो ये इनकलाबी मूवमेंट है वो मतलब ये देती है कि मतलब महिलाओं को बराबरता होनी चाहिए, और उसमें दुर्गा भाभी, सुशीला दीदी की कंट्रीब्यूशन मतलब जो है वो यूं ही नहीं हो गई। वो मतलब, और उसमें जो सबसे बढ़िया हमारे पास लेटर है वो शहीद महावीर सिंह जो भगत सिंह के साथी थे, अंडमान में वो भूख हड़ताल के वक्त शहीद हुए थे, उनका एक लेटर अपने पिता के नाम है कि हमारी पार्टी का ये अकीदा है कि महिलाओं को बराबरता के साथ आज़ादी की लहर में आना चाहिए। तो जो लिंगिक मतलब है, और उसमें वो कहते हैं कि ये आप ये मत समझिए कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, जो मैं आपको आगे बात कहने वाला हूँ, क्योंकि घर में 2 लड़कियां हैं, एक मेरी छोटी सिस्टर है, एक मेरी भरजाई है, बड़े भाई की वाइफ। तो आप उनको अच्छा लिटरेचर दें, उनको मतलब उत्साहित करें कि वो समाज में आए। तो यही भगत सिंह ने मतलब जो उनका बहुत चर्चित मतलब वो ऐसे है वायमनैथिस, उसमें लिखा कि जब नौजवान लड़के और लड़कियां तनदेही से आजादी के लिए आगे आएंगे तो वो एक नया लिबरेशन का मतलब युग होगा। तो इसलिए यहाँ उन्होंने वो जो लिंगिक क्वेश्चन है उसको भी मतलब बहुत अच्छी तरह एड्रेस किया प्रैक्टिकली। जैसे जात पात के प्रश्न पे तो उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है मतलब वो सिर्फ बात कर नहीं रहे, वो जी रहे हैं। और उसमें एक उक्ति जो बहुत अब चर्चित हो गई कि जब वो जेल में फांसी कोठड़ी में थे तो उस वक्त एक लड़का बोगा था उसका नाम, वो उनका मल मूत्र उठाने के लिए आया करता था। तो वो उसको पहले दिन से ही कहते थे मेरी बेबे आ गई। तो वो थोड़ा हरास्ट फील करता था इस सरदार, क्योंकि उनको सरदार का मतलब जो है कहने का मतलब सभी सरदार ही कहते थे, उनके साथी भी, जेल वाले भी। तो वो कहते सरदार मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तुम हंसी उड़ाते हो मेरी। मैं दूसरे फांसी घरों में जाता हूँ तो वो हालांकि फांसी की अड़ीक कर रहा है, लेकिन वो मेरे से दूसरे कोने में खड़ा हो जाता है कहीं मेरा पछतावा ना पड़ जाए, और तुम मुझे जफ्फी में लेने की कोशिश करते हो, एम्ब्रेस करने की कोशिश करते हो। तो कहते नहीं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरी मतलब 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरा मलमूत्र उठाया, मेरे बचपन में मेरी माँ ने, और अब तुम्हें वो मौका मिला, इस रिश्ते से तुम मेरी माँ के बराबर हो, मैं बेबे ईमानदारी से कहता हूँ। और ये बात उनके आर्टिकल्स में भी है, मतलब कुछ आर्टिकल्स में कि नौजवान भारत सभा इन सांप्रदायिकता के इशू को और जात पात के इशू को प्रैक्टिकली कैसे एड्रेस कर रहा है। तो ये जो मैं समझता हूँ कि ये आधार आज मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिस पे हम जो 1924 के हालात थे हम उसी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, क्योंकि अब उस वक्त इंपीरियलिज्म का वो डायरेक्ट रूप था ब्रिटेन की राज, आज न्यू लिबरलिज्म है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि न्यू लिबरलिज्म का जो एक्सपेरिमेंट है वो चिल्ली से शुरू हुआ था, उसको भी 9/11/1973 कहते हैं। ये 9/11 जो है वो 11 सितंबर बनता है, क्योंकि अमेरिकन मंथ को पहले देते हैं, डेट को बाद में करते हैं। तो उस वक्त एलेंडे को मार के मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि किस तरह कारपोरेट का जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। और उस वक्त वो फ्रेडमैन जो इसका राइटर है शिकागो बॉयज वाला, उसका मैंने वीडियो देखा, वो कहता कि अगर कारपोरेट अपना इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों की जो सामाजिक प्रक्रिया है मतलब है जिम्मेवारियां उनको बंद नहीं करेंगे, उसकी जगह पर आप मदद ना करें, उसकी बजाय आप उनको थोड़ा प्रलोभन दे के बल चुप करा के रखें, तो फिर आपका कारपोरेट इंटरेस्ट बढ़ सकता है। और जो आज अपनी फिगर्स अवेलेबल हैं कि इस कोविड में भी कारपोरेट ने जितना फायदा उठाया है, जितना लाभवंत हुए हैं, उतना लोग कमजोर हुए हैं उनकी। और एक जो नीति आज भी चल रही है और जो ब्रिटिश के टाइम पे भी थी 1857 का भी एक और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि उस वक्त किसानों को ये कहा गया या जिम्मेदारों को ये कहा गया
कि जिस जमीन पे आप हकदार हैं उसका हक बताइए आपको कैसे मिला। तो बहुत से जिम्मेदारों से जमीन खोई गई। तो उस वक्त का हिस्टोरियन लिखता है कि 1857 में हमने खुद वो थॉमसन के जो रिफॉर्म्स थे उसकी वजह से लोगों को अपने लिए निराश कर लिया। और जब मैं आज देखता हूँ कि एक कानून लागू किया जा रहा है, बन रहा है, लेकिन मैं कल जब पिछले दिन बिहार में था तो वो कहते ऑलरेडी वहां लागू हो गया है कि लोगों को ये पूछिए कि जिस भी आपकी मालकियत है प्रूव करिए कि ये मालकियत आपकी राइटफुल है या नहीं है। इसका मतलब आधे लोग जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है आप उनसे जमीन छीनने का काम भी करेंगे, जो ब्रिटिश ने किया। ये 1832 से लेके 47 तक का पीरियड है। और तभी उसने कहा था कि हमारे सबसे बड़े जो चैलेंजर हैं अवध, बुंदेलखंड, रोहेलखंड में, वो यहाँ के किसान हैं और उनके साथ मतलब जो सिपाही हैं वो है, जिसका इतिहास हमने कभी मतलब अच्छी तरह देखा नहीं है, मतलब यहाँ समझा नहीं है। तो इसलिए मतलब यही सबसे बड़ा जो मतलब उस वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, ये भी चीज हमें अपने नौजवानों को समझानी कि 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खत्म हो गई और नया राज जो है वो डायरेक्ट रूल मतलब जो है 1858 से शुरू हुआ। मैं समझता हूँ कि जो सांप्रदायिकता की बीमारी है उसको जो भगत सिंह का, और मैं समझता हूँ कि जो भगत सिंह आज हमारे पास है वो शायद इसीलिए अवेलेबल है कि नौजवान लहर जो है वो बहुत चेतन थी और बहुत उन्होंने पूरा कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप जो है वो उसी से पैदा हुआ। और नेताजी ने उनके साथ मिलकर, और जो हमारी गदर पार्टी वाले लोग थे उसके साथ, वो 1940 में रामगढ़ में जो रेजोल्यूशन करते हैं जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का सबसे बड़ा रोल था मतलब किसानों को इकट्ठे करने का। तो उन्होंने कहा कि नो कंप्रोमाइज विद इंपीरियलिज्म, कि साम्राज्यवाद के साथ समझौता नहीं करना, तब हम बच पाएंगे। नहीं तो दुनिया में जिसने भी समझौता किया, और वो हमने आयरलैंड का आज तक भी देखा है कि नॉर्थ आयरलैंड बर्न कर रहा है, जबकि वो उसी समझौते में वो डिवीजन हुई थी। तो मैं समझता कि जो सांप्रदायिकता के मूल कारण है और उसको एक मूल आधार पर नौजवानों से एड्रेस किया, और वो नौजवान मतलब बाद में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। आखिरी बात जो है कि भगत सिंह ने अपने उस बयान में, भगत सिंह दत्त ने, क्योंकि दोनों को इकट्ठे लेना चाहिए, कि उन्होंने कहा कि वी हम्बली सबमिट टू बी सीरियस स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कंडीशंस ऑफ आवर पीपल एंड देयर एस्पिरेशन। कि हम बहुत ही हम्बली ये बताना चाहते हैं कि हम इतिहास के बहुत संजीदा विद्यार्थी हैं। हमने अपने देश के लोगों की हालात को उनके साथ बैठ के देखा है और वो क्या चाहते हैं वो भी हमें पता है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं चाहते, लेकिन उनको मतलब एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो आज मैं समझता हूँ कि हम उस क्रिटिकल पीरियड में हैं जिसमें हमें मतलब अगले मतलब 2 साल में नौजवानों तक अगर हम ये मैसेज ले जा सकें, जो क्योंकि भगत सिंह के पीछे अगले पार्ट जो हैं जिसमें बहुत ड्रामेटाई मतलब उन्होंने काम किया वो याद हैं, लेकिन जिस आधार से वो शुरू हुए थे, क्योंकि ये तो हालात वो उनके इम्पोज हुआ और फिर उन्होंने कहा कि अब इसमें इंटरसेप्ट करना ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। और जो उन्होंने अपने लिए एक सेंटेंस यूज किया कि वी आर द वैनगार्ड ऑफ ब्रॉड नेशनल मूवमेंट, कि हम उसके वैनगार्ड हैं। तो ये जो वैनगार्ड वाला रोल है नौजवानों को आज लेने की जरूरत है। और उसके लिए एक तब्दीली भी बन रही है कि जो पंजाब के इलेक्शन रिजल्ट हैं ये किसी के नारे से नहीं आए। ये चीज समझे कि क्योंकि मैं जमीन के साथ कान ला के जब सुनता था कि हमारी पंजाब की महिलाओं ने पहली दफा इंडिपेंडेंट वोटिंग की है, हालांकि 2014 से वो चल रहा था, लेकिन इस दफा कोई डेरावाद नहीं चला उस पर, कोई उन पे मतलब और प्रभाव नहीं चले, घर का पैट्रियार्की नहीं चली, वो इंडिपेंडेंटली, और उन्होंने 10% ज्यादा वोटिंग की है। तो ये जो प्रभाव है, और जो किसान लहर ने सवाल करना सिखा दिया, जो भगत सिंह कहते हैं कि जब हम सवाल करेंगे तो जवाब निकलेगा। शायद विज्ञान वही है कि हम प्रॉपरली चीज़ों को क्वेश्चन कर सकें। तो ये जो, और उसमें उनका मतलब आगे फिर उसका जो है आगे वो ढूंढ रहे थे कि मतलब उन्होंने जैसे भी कुछ जगह पर दंगे जो हैं उनको रोकने में मजदूरों का क्या हिस्सा रहा, और मतलब वो उस जो फोर्स है कि जो तब्दीली की फोर्स है उसमें लाई करेगी। लेकिन आज क्योंकि उस पर भी एक हमला है
कि आप वर्कर फोर्स को इकट्ठे होने का जो भी उसका था उसको आपने लेबर कोड्स में डिल्यूट कर लिया है। और साथ ही तो ये जो मतलब एक रिश्ता है हिंदुत्व का और न्यू लिबरलिज्म की लूट का, इसको भी मतलब हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम वो जो इकोनॉमिक फॉर्म है उसका अल्टरनेटिव नहीं वर्कआउट करते तो इसको मतलब एड्रेस करना, क्योंकि ये एक हेगमनी है जो बिल्ट की जाती है ताकि मतलब आप और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर कांग्रेस पहले अर्ली न्यू लिबरलिज्म वाले मतलब जो एजेंडा था उसमें वो मतलब एक स्टेगनेशन आ गई थी जिसको ये पॉलिसी पैरालिसिस कह रहे थे, और इन्होंने अपने आप को उन कारपोरेट के लिए दिया। और ये जो कारपोरेट इंटरेस्ट है वो बहुत हावी है। और मैं समझता हूँ कि जो मुसोलिनी ने एक डेफिनेशन दी थी कि जब स्टेट जो है वो कारपोरेट इंटरेस्ट में काम करेगी तो ये फासिज्म होगी। तो ये जो मतलब डेफिनेशन मतलब उस बंदे से जिसने मतलब उसको इस्तेमाल किया, तो हम कहीं पर मतलब इसको भी फोकस में करके, लेकिन सिंपली जो है कि कम्युनल हार्मोनी जो है, जैसे मतलब उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि अगर बराबरता आएगी तो भाईचारे के साथ ही आएगी, क्योंकि ये दोनों पूरक हैं एक चीज के। अगर भाईचारा नहीं है तो बराबरता का कोई प्रभाव नहीं होगा, वो सिर्फ बातों में होगी। लेकिन भाईचारा और बराबरता जो है वो दोनों पूरक हैं। इसीलिए आजकल मुझे वो सिंबॉलिकली अच्छा लगा कि इट इज ए विजन। भगत सिंह ने एक विजन पैदा किया जिससे वो कहते हैं कि अगर इस विजन से आप काम करें तो संपूर्ण आज़ादी की तरफ आप अगले 10-15 साल में बढ़ सकते हैं। और वो 8 पॉइंट का उनका विजन है जिसमें ये 2 फरवरी 1931 के उनके लेटर में मल है। तो मैंने कहा कि दो विजनरी, एक भगत सिंह का विजन सोशल जस्टिस का है और गांधी जी का भी है, और दूसरा जो है उसकी कंटिन्यूटी में बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में करने में मतलब उन्होंने काफी रोल प्ले किया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक चैप्टर जब पिछले दिनों मतलब ये कहा गया कि आप अपने मतलब राइट्स की बात ना करिए, ड्यूटीज की बात करिए। जैसे कि राइट्स जो हैं वो ड्यूटीज के लिए बने हैं, और ड्यूटी आप तब कर सकेंगे अगर आपके राइट होंगे। अगर आपको कहा जाता है कि आपका राइट है कि आप वैज्ञानिक विचारधारा बने, आप नेशनल हार्मोनी में काम करें, तो वो राइट्स के बगैर नहीं होता। लेकिन जो भूल रहा जा रहा है कि एक चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि राज ने जो भी राज करने वाली ताकत है उसकी जिम्मेवारी समाज के प्रति क्या है, और किस उसकी जो नीतियां हैं वो किस दिशा निर्देश के अंदर होंगी, जिसमें पहली दिशा निर्देश है कि आप बराबरता देंगे। आपने वही विजन जो गांधी जी ने शुरू किया और लोहिया जी ने बड़ा कहा कि जो डेमोक्रेसी है वो गांव के लेवल पे लानी है। तो आज गांव पे जो अमेंडमेंट्स करके कॉन्स्टिट्यूशनलाइज भी किया गया, उसको अलग दिशा निर्देश में था, वो है ग्राम सभा का इफेक्टिवनेस। तो मैं समझता हूँ कि वहां पर हमारी आज़ादी की लड़ाई से जो सीखा गया है उसको कैसे एक्टिवेट करना है, वो भी प्रश्न हमारे सामने रहेंगे। और ये जो है कि जब सामाजिक तरक्की का प्रश्न है उसमें मतलब रुकावट आ रही है, तो फिर ऐसी रिएक्शनरी फोर्सेस को वक्त मिल रहा है। और वही आज डिबेट को हमें और ज़्यादा नौजवानों के साथ बैठ के विचार करना है कि आज वो कम से कम अपने जो आधार हैं उनको स्पष्ट करें, और भगत सिंह महात्मा गांधी जी से और हमारी पूरी आज़ादी की मूवमेंट का जो विरासत है विचारों की, उसको लेके ही हम उस पर मतलब आगे बढ़ सकते हैं। कि भगत सिंह कहते हैं कि वैज्ञानिक विचारधारा। अब आप मेरा ख्याल हमें बहुत से हमारे नौजवान साथियों को या हमारे साथियों को ये नहीं पता कि आपको पता पिछले दिनों जो वर्ल्ड बैंक का मतलब चेयरपर्सन था उसने ये कहा कि मार्क्सिज्म के बगैर आप जो सामाजिक के अंदरीव चीजें हो रही हैं उनको नहीं समझ सकते। वो फिलोसॉफिकल पार्ट है, एक वैज्ञानिक टूल है, और भगत सिंह ने उस टूल को बहुत अच्छी तरह समझा जब वो जेल में ये कह रहे हैं कि जब से मैं वैज्ञानिक विचारधारा का धारणी हो गया हूं मैं जीवन उससे जी रहा। तो मेरे लिए ये भी था कि ये भगत सिंह जेल में क्या वैज्ञानिक विचारधारा को कर रहे हैं। तो ये जो समझना है, अगर ये समझ आई है तो ये उस वैज्ञानिक विचारधारा से आई है। जिससे कम्युनिस्ट कह के डराया जाता है वो एक उसका दूसरा प्रोपोगंडा रूट है कि जी वो तो बड़े मतलब, और जैसे आजकल अर्बन नक्सलाइट वर्ड आ गया
तो इस तरह के फैशनेबल वर्ड जो हैं, जो भगत सिंह मतलब डेफिनेशन में जाते हैं। अब जैसे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग, अब उसको कैसे कहेंगे, भगत सिंह ने जब उनके साथियों ने जेल में भूख हड़ताल की, तो विक्ट्री जो उनकी है वो उनकी जेल नोटबुक है, वो एज ए विक्ट्री ट्रॉफी उन्होंने जीती। क्योंकि हम तो जेल में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथियों को कैसे समझदारी बनेगी, क्योंकि हमारे लीडर कहते हैं ये तो छोटी उम्र के लोग हैं, इनको समझदारी नहीं है। और वो पहले पेज पे जो उन्होंने इमीडिएटली नोट किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो उन्होंने इंग्लिश की कोटेशन लिख दी कि माई स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑप्रेस्ड, माई करेज इज द करेज ऑफ डेस्परेशन। कि मेरी जो मतलब एक माई स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑप्रेस्ड, कि जिसको बहुत दबाया जाता है, जब वो उठता है तो वो बहुत बड़ी ताकत के साथ उठता है। और मेरी मतलब मेरा हौसला है, मतलब उसका जिसको कोई निराशा में मतलब आप हौसला करके फिर उससे निकलते हैं। और दूसरा जो है उर्दू का शेर उन्होंने लिखा, कुर्रे खाक है गर्दिश में तपिश से मेरी, मैं वो मजनू हूं जो जिंदा में भी आजाद रहा। कि आप हालात को, क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं कि जी हालात ठीक नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो भगत सिंह ये प्रूव कर रहे हैं कि इसने वर्स्ट हालात में भी उसने अपनी साजगार कर लिया, उनको अपने पढ़ने लिखने के लिए बना लिया। और दो डेफिनेशंस उन्होंने लिखी जो मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती। एक तो उन्होंने लिखा कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, कि जैसे हम फिलोसफी में कहते हैं ना कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए दो ही तरीके हैं, कि इंडक्टिव है कि आप इंड्यूस करते हैं मतलब और उससे सच्चाई को देखते हैं, या आप डिड्यूस करते हैं। तो लेकिन एक और उन्होंने जो दी कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, वो उसको देखा कि मतलब ये फोर्स होती है जो बाहर को बिखेरती है, बाहर को खींचती है, और सेंट्रीफ्यूगल जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको बांध के रखती है। तो मैंने कहा कि ये समाज में इन दो चीजों को देख रहे हैं कि जो समाज में सेंट्रीफ्यूग कर रहे हैं, बाहर को खींच रहे हैं, उसको बांट रहे हैं, वो सबसे कमजोरी पैदा करेंगे। समाज कभी भी मतलब उससे, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बांध के रखती है। और इसमें काफी एक मैंने देखा कि सोशल साइंसेज में इन चीजों को मतलब बड़ी अच्छी तरह समझा गया है। तो एक उनका जो है, तो इसलिए मतलब ये कि कहाँ से क्या लिया उन्होंने, मतलब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने उस वक्त की जो समस्या है, जो आज भी है, ना बराबरी आज उसी लेवल पे है, ना बराबरी का आज हल क्या आप किसी मंत्र से निकालेंगे या उसका कोई वैज्ञानिक आधार होगा। तो उसमें दुनिया का, और इसमें मुझे नेताजी की एक बहुत इंटरेस्टिंग खास तौर पर नौजवानों के लिए, और ये वर्ड अजीत सिंह अपने लास्ट मैसेज में नौजवानों को कहते हैं कि संपूर्ण व्यक्ति बनो। मतलब नेताजी 17 साल की उम्र में एक अपने दोस्त को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैं संपूर्ण व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मुझे लगा कि ये संपूर्ण व्यक्ति की डेफिनेशन उन्होंने क्या दी, कि संपूर्ण व्यक्ति वो है जिसने इतिहास को उसके प्रिंसिपल से, उनके जो इतिहास में सिर्फ कहानियां नहीं, उसके अंदर जो अंतरीव बातें चलती हैं उनको समझा है। मतलब जब आप वो समझ लेते हैं, और दूसरा है कि जो आज सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आप देखेंगे कि रिएक्शनरी फोर्सेस, फासिस्ट फोर्सेस दुनिया भर में आ रही, शायद जिसको एक वर्ड यूज किया गया है कि दिस इज द स्पिरिट ऑफ टाइम, कि जब पूरी तरक्की रुक रही है और आपका वो पूरा मॉडल कोलैप्स कर रहा है। चिल्ली वालों ने तो नारा ही लगा दिया कि यहाँ पर न्यू आधार, ये न्यू लिबरलिज्म शुरू हुआ था, यहाँ इसे हमने दफना दिया। आज उनको देखने की जरूरत है कि वो पूरा साइकिल 73 से लेके आज तक पूरा हो गया है। और ये भी कहा जाता है कि जो भी इकोनॉमिक थ्योरीज होती हैं वो शायद 25-30 साल से ज्यादा अपना काम नहीं कर पाती, नई मतलब हालात आते हैं। तो इसलिए जो आपने बिल्कुल शशि ठीक कहा कि हमें अपने आप को ये भी लिबरेट करना है कि नॉलेज, और भगत सिंह क्यों वो अमेरिका के भी पढ़ रहे हैं, मतलब 163 किताबें हैं उनकी जो मैं लिस्ट कर पाया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो उन्होंने मतलब कि आगरा में उनके साथी कहते हैं लाइब्रेरी बना दी। तो वो 173 किताबें कौन थी, वो कन्फिस्केट हुई तो उसे पता चला। तो उन्होंने दूसरा जो है कि एक चीज समझें कि भगत सिंह ज्यादा कुछ नावल्स के रास्ते से सीख रहे हैं। ऑप्टन सिंक्लेयर के 2 नावल जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। मतलब ऑयल है, जिस पे एक पूरी फिल्म बन गई है, देयर विल बी ब्लड, कि जब तेल निकला तो उसने कैसे मतलब पूरी दुनिया की वस्तु, आज भी तेल के अराउंड ही पूरी दुनिया जल रही है। तो दूसरा उनका था बोस्टन, क्योंकि ये जो है ना कि उन्होंने अपने पूरे ओपन रखे हैं। जब जेल में उनको किताबें अलाउड नहीं थी तो उन्होंने कौन सी किताबें मंगवाई, चार्ल्स डिकन के नावल। तो तब मुझे लगा कि चार्ल्स डिकन जो कैपिटलिज्म का इंसानियत पे प्रभाव है, अगर आपने वो देखना है तो आप चार्ल्स डिकन के नावल के थ्रू देख सकते हैं।
क्योंकि जब क्योंकि डेविड कॉपरफील्ड था, उसमें वो कहता है, उसका अंकल वो कहता है कि अगर तुम 1 शिलिंग ज्यादा खर्चोगे तो तुम दुखी होगे, 1 शिलिंग बचा लोगे तो तुम सुखी होगे। तो वो मैंने कहा कि फिर उन्होंने बर्नर्ड शॉ को बुला लिया, क्योंकि उसको तो रोक नहीं सकते। एंजल्स का फैमिली एंड मतलब फेयर वो बुला लिया। तो मतलब कि उसको समझने के लिए, तो इसलिए ये हमें समझना चाहिए कि एज ए टूल ऑफ एनालिसिस मार्क्सिज्म को भगत सिंह ने इस्तेमाल किया। उसके बाद समाज को उसमें किस तरह बनना है उसको किया। तो बिल्कुल मेरी यही प्रार्थना है कि हमें इस प्रश्न में पढ़ने की जरूरत नहीं है भगत सिंह ने क्या क्या कहाँ से लिया, और उसको उन्होंने पूरी तरह मतलब एक्टिवली यूटिलाइज भी किया है। और उनका एक वर्ड जो है उसको हम कभी ना भूलें कि वो कहते हैं आई एम ए रियलिस्ट। एथिकल क्वेश्चन नहीं है मेरे लिए रियलिज्म और रियलिटी को समझ के ही आप बदल सकते हैं। अब रियलिटी को समझने के लिए आपके पास मतलब जो भी टूल्स हैं आप उनको समझेंगे, और वो जब उनको करेंगे तो फिर आप उसका हल भी निकाल। और ये हमारी पुरानी कहानी है कि जो आदम करता देह है, उसकी जान तो तोते में होती है अगर तोता पता लग जाए। तो इसलिए उसको समझने के लिए मतलब जो भी वैज्ञानिक, और उसमें भी आगे बहुत सी डेवलपमेंट हुई है जो आज हमें समझने की जरूरत है। आज हमारा रूरल क्राइसिस जो है, एग्रेरियन क्राइसिस सबसे बड़ा है और दुनिया में है, और शायद दुनिया देख रही है कि भारत अगर इस क्राइसिस को एड्रेस कर ले, उसमें से फिर हमें वही जो हमारे गांधीयन मॉडल हैं, मतलब आरसी रमेश चंद्र दत्त जी ने अर्ली काम किया है उस पर, तो उनको लेके हम मतलब आज भी मतलब रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी 65% जो आबादी है वो अभी भी गांव में है, उनको आप वहां से धकेल के निकाल नहीं सकते जो ऑल्डर मॉडल है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। तो इसलिए मेरी अपील यही है कि आप ओपन माइंडेड रखिए, उसमें कोई किसी को मतलब ये जो शॉर्टकट्स बनाए जाते हैं ये इसलिए है कि आप वैज्ञानिक विचारधारा से दूर रह पाएं, और उसको पहले ही आप मतलब कर दें। और अपने पुरानी कथा में भी कहा गया है कि अगर किसी को कमजोर करना है तो शंका खड़ा कर दीजिए, आदमी शंका में ही मतलब कमजोर हो जाएगा। सो थैंक यू। भगत सिंह का इस्तेमाल जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किया जा रहा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि भगत सिंह जिस सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं उस बदलाव के लिए उस पार्टी की कोई जिम्मेदारी दिखाई नहीं पड़ती। इस पे आपका क्या कहना है? वो आपको बहुत वो आप पूरा आर्टिकल पढ़िए, उसमें आधा आर्टिकल जो है वो साधु वासवानी पे है, जी जी, जो आरएसएस की एक किस्म की मदर आइडिया है। दूसरे आधे पार्ट में वो नेहरू और सुभाष को देखते हैं, क्योंकि वो दोनों के एक एड्रेसेस थे जिसको वो एनालाइज कर रहे हैं। अब वासवानी के बारे में वो कहते हैं कि बहुत से नौजवानों को वासवानी भी बहुत उत्साहित करता है, लेकिन उसकी विचारधारा एक लाइन में खत्म हो जाती है कि वेदों के बाद कोई अकल नहीं आई दुनिया को। अब देखिए, क्योंकि ये एनालिसिस पार्ट हमने मतलब उसको पूरे को पढ़ी दोबारा। 32 है कि अब 2 नौजवान लीडर हैं, मतलब जिसमें वो नेहरू को इसलिए कि वो कम से कम कुछ थॉट प्रोसेस की बात करते हैं, और वो कहते हैं पंजाबी जज्बाती हैं और इनको विचारधारा चाहिए, जज्बाती नहीं चाहिए। और वो कमजोरी उस वक्त वो नेताजी में पाते हैं कि नेताजी मतलब कहीं अपने जज्बात में ज्यादा स्पीचेस कर रहे हैं, मतलब वो जो कि किससे क्या सीखना है। और ये इंटरेस्टिंग है कि जो उनका 2 फरवरी वाला प्रोग्राम है वो बाद में नेताजी ने इम्प्लीमेंट किया। मतलब पंडित नेहरू जो है वो अप्रिशिएटिव रहे, लेकिन उसमें गांधी जी की भी मैं समझता हूँ वो रिजर्वेशन भी ठीक थी। शायद उसको दूर करने का तरीका था कि गांधी जी अगर भगत सिंह से एक मुलाकात कर लेते तो ही वुड हैव एक्सप्लेन टू दैम, क्योंकि उनका ये कहना कि जो ब्रॉडर मूवमेंट्स हैं वो नॉन वायलेंट ही होती हैं। मतलब ये कभी एडवाइज नहीं करेंगे कि आप बम और पिस्टल, वो काम आते हैं लेकिन वो आपका नहीं है, आप जाके चेतनता फैलाइए। और वो असेंबली में भी यही कह रहे हैं कि आप नेता लोग इतने अलूजन में क्यों हैं कि यहाँ बैठ के आपको कानून मिल जाएगा, आपके सामने आपके पूरे जो हकूक हैं वो खोए जा रहे हैं। तो इसलिए जो भगत सिंह का विजन मतलब ब्रॉडर करने का है। और उसमें आप बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जेल नोटबुक में उन्होंने एक किताब से नोट्स लिए हैं कि मार्क्सिज्म की क्रिटिसिज्म क्या होती है। तो वो मार्क्सिज्म को असेस करते हैं। रशियन रेवोल्यूशन को वो रशियन रेवोल्यूशन कह के नहीं पुकार रहे, वो कह रहे हैं रशियन एक्सपेरिमेंट 1917 से 1927। और ये केटी शाह हमारे इंडियन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में भी हुए बॉम्बे के इकोनॉमिक के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये किताब लिखी थी 10 साल में वहां क्या अचीव किया गया। तो भगत सिंह भी कहते हैं कि मैं उन सब से
जो कामयाब हुए हैं उनसे सीखना चाह रहे हैं कि वो क्या है उनके पास जिससे उनको कामयाबी मिली, हम उसको कैसे करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में भगत सिंह को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कन्फाइनमेंट है ना, बहुत देर पहले तक हमने भगत सिंह को एक कन्फाइन करके रखा, जो मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश को भी सूट कर रहा था। शायद हमारी नेशनल मूवमेंट ने भी अपने आप को डिसेप्शन में रखा कि उन्होंने लाला जी का बदला लिया, इस करके बड़े हैं। क्योंकि जब भगत सिंह बदलने की बात करते हैं, अब मैं आपको एक जो मेरी भी संसा रही, मेरे पास एक डाउट थी कि कहीं भगत सिंह मुझे बड़ा तो नहीं लगता, क्योंकि मेरा मामा है। तो मैंने कहा कि ये कैसे मैं नितारूं कि उनकी कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये एक संभावना हुई कि हम मिर्जापुर में मतलब वो थे नल्ली किशोर गुहा, वो अनुशीलन समिति के फाउंडर मेंबर्स में थे, और वो 95 ईयर ओल्ड थे। कलकत्ता से वो मिर्जापुर आए भगत सिंह के एक स्टैचू का उद्घाटन करने के लिए। तो मुझे लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी अपनी इस शंका को दूर करने के लिए कि ये इस एज में भगत सिंह को ट्रिब्यूट पे करने आए हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा दादा अगर इंटेलेक्चुअलिज्म की बात है तो बंगाल हैज मच ग्रेटर इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने एनालिटिकल भी काम किया, दूसरे किया और कंट्रीब्यूट भी किया। अगर बहादुरी की बात है तो आई सल्यूट जैतन बागा। एक्चुअली गदर पार्टी को पूरा मतलब बनाने वाले जैतन बागा थे, और उनके बारे में उनका पुलिस ऑफिसर भी कहता है ट्रिगर कि आई सल्यूट द मैन द टाइप ऑफ बोल्ड एंड इम्पार्शल ही वाज। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, वो कहते कि हम जब शुरू हुए थे इस मतलब 20वीं सदी के शुरू में, तो एक फ्रस्ट्रेशन थी, मतलब बहुत सजाएं दी जा रही थी, कोई चीज बढ़ रही थी, धर्म के नाम पे बांट दिया बंगाल को। तो उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए, उस फियर साइकी को दूर करने के लिए हमारे यंग लोग जो हैं वो आगे आए और उन्होंने उस फ्रस्ट्रेशन को ब्रेक किया। पर कहते जब भगत सिंह और उनके साथी मतलब पॉलिटिकल स्टेज पे आए तो उनकी मोटिवेशनल फोर्स आप पे लोगों के प्रति प्रेम है। अब इस उक्ति से आप भगत सिंह को पढ़े, अब कहीं पर भी किसी को भी वो फ्रस्ट्रेटेड टाक नहीं करते नजर आएंगे आप। अगर गांधी जी को भी उनकी असेसमेंट मतलब है वो, और वो जब ये लिखते हैं कि गांधी जी की सबसे बड़ी देन जो है, इनकलाबी देन, वो ये है कि उन्होंने आम आदमी को आजादी में ले आए। अब आपके लिए काम है कि आप उन लोगों को एजुकेट कर पाए। मतलब व्हाट ए गुड असेसमेंट। मतलब दूसरा वो कहते हैं कि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साबरमती के संत को कोई स्थायी चेला नहीं मिले, क्योंकि सब लोग अपने बुर्जुआ हट से खुदगर्जी के लिए इनके साथ चिपके उनको उस संगत में। और ये जो था कि उन्होंने मतलब, और उसमें ब्रिटिश भी उसको करता है, देखिए जी उन्होंने कत्ल किया इसलिए उनको होगा। अब मैं देख रहा हूँ कि वो पूरा केस मैनिपुलेटेड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका है कि हमें दोबारा नए तरीके से, और ये भी क्योंकि बहुत देर तक उनको रिएक्शनरी फोर्सेस ने पहले लगाया गले में पेट्रियोटिज्म की मदद, फिर मैंने वो पीरियड देखा कि वो कहते हैं इसको निकालो क्योंकि वाइमन एसेस लिख रहा है। फिर एक नरेशन जो आप है ना, ये नरेशन बनाया गया, वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है। अब है कि मतलब हमारे पास भगत सिंह कौन है, मतलब वो उसका जो मेथडोलॉजी ऑफ लर्निंग है, मैं समझता हूँ कि वो मतलब है जो हम उससे सीख सकते हैं। और इसमें मैं आपको मतलब और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि हमारे यंगेस्ट मार्टर हुए हैं करतार सिंह सराभा, जो भगत सिंह के प्रेरक थे। तो मुझे लगा कि हमने तो उनको भी नहीं अच्छी तरह पढ़ा। जाजी कहता है कि ये तो हिंदुस्तान से इनकलाबी बन के गया है। अब देखिए वो यंग बॉय ऑफ 11 खालसा कॉलेज को, खालसा स्कूल को छोड़ के आर्या स्कूल में जाना चाहता है, क्योंकि खालसा स्कूल में मतलब लॉन्ग लिव द किंग गाया जाता है। और वो नहीं होता, फिर वो उड़ीसा में चला जाता है अपने चाचा के पास। और वो और नेताजी सुभाष एक कॉलेज में मतलब क्लास फेलो हैं। तो करतार सिंह सराभा 1912 में मैट्रिक करते हैं और सुभाष 1913 में मैट्रिक करते हैं। अब ये कनेक्शन मैंने कहा कि इंसिडेंटली जब आप पूरा कंटेम्परेरिज्म में देखेंगे तब समझ लगेगी। और वो पूरा युगांतर आश्रम मतलब एक्चुअली नाउ वी फाइंड कि वो उन्होंने उसका नाम भी युगांतर इसलिए रखा कि वो एरिया में मतलब युगांतर ग्रुप जो है मतलब खास तौर पर जैतन बागा का उसका असर है। तो हमें रीडिस्कवर करने की जरूरत है नरेशंस को छोड़ के। भगत सिंह मतलब है, मैं तभी कहता हूँ कि वो विजनरी है, एक रियलिस्ट ही विजनरी हो सकता है, और वो विजन बना रहे हैं। और जो सवाल उन्होंने उस वक्त खड़े किए, अब देखिए उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का हमने रेजोल्यूशन तो पास कर लिया कि संपूर्ण आजादी होगी, संपूर्ण आजादी की कसम भी खा ली, लेकिन ये लोगों के पल्ले क्या डालेगी, वो कंक्रीटली बताइए। और ये देखिए बड़े हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। पंडित नेहरू जी ने
जो, क्योंकि वो मतलब थे, मतलब जो सब्जेक्ट कमेटी के इंचार्ज थे, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जो है वो वहां लिखा। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जो है कराची कांग्रेस में 1931 में लिखा गया, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस को किस तरह ट्रांसलेट करना है, मतलब ये उस प्रक्रिया में शायद हमें दोबारा बताना चाहिए कि ये हिस्ट्री, क्योंकि आज ही नहीं बने। जैसे आज जो सबसे बड़ा रिएक्शनरी फोर्सेस का अटैक है कि सोशलिज्म वर्ड निकाल दीजिए और सेकुलरिज्म वर्ड निकाल दीजिए। वो आपके एक्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं राकेश सिन्हा जी, वो इसी काम पे लगे हुए कि प्राइवेट कर दो, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता कर दो। मतलब इन दोनों शब्दों से मैं कह, अगर भगत सिंह जिंदा है तो उनकी कंट्रीब्यूशन समाजवाद के संकल्प को लाने की है। बिपिन चंद्र जी इसी तरह उनके कायल हो गए, क्योंकि उनको था कि समाजवाद का संकल्प, क्योंकि मतलब नेहरू जी सबसे ज्यादा मतलब वर्ल्ड एक्सपीरियंस के हैं, जिन्होंने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री लिख दी जेल में बैठ के, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया, जो आचार्य नरेंद्र देव जी की पूरी फिलॉसफी को उन्होंने समझ के मतलब हमें दिया। तो वो, लेकिन समाजवाद को पॉपुलराइज करने में सोशलिज्म को भगत सिंह और उनके साथियों की कंट्रीब्यूशन मतलब को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें नौजवानों को ये बताना है कि ये विरासत भगत सिंह की है जिसको ये हमसे छीनना चाहते हैं। मैं समझता हूँ, मैं गांधी जी के उन शब्दों को मैंने ढूंढा जिसने पूरा नौजवानों में इनकलाब ला दिया। मतलब बनारस में वो जो गल उन्होंने कही बात कि मेरे मालवीय जी के साथ आज डिफरेंस ये है कि वो कहते हैं कि अपने घर के लिए पढ़ो, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, उनकी मदद करो। मैं कहता हूं कि दुनिया बड़ी, मतलब आपका बड़ा परिवार है, आप थोड़ी देर उसके लिए कुछ करिए। मतलब अब आप दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि उनको सिंपलर भी, लेकिन जब वो अपनी जिंदगी के सवाल को समझ पाएंगे कि उनको कैसे उलझाया जा रहा है। आप देखिए कि ये 2 साल के पीरियड ने मतलब बहुत से बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया है, और मेरा फिक्र आज भी यही था कि उन बच्चों को स्कूल में कैसे लाना है। मैं अपने बचपन को देखता हूँ, जब मेरा साथी मतलब बहुत अच्छा पढ़ने वाला था लेकिन वो स्कूल से भगा दिया गया, वो बाद में स्कूल नहीं आया, वो उसी मजदूरी में फंसा रहा, मैं बाहर निकल गया। तो ये प्रश्न जो है कि, और उसमें हमें मतलब, और भगत सिंह का खुद कहना है कि जोश के साथ होश को कायम रखो। मतलब हमें वो सिंबलिज्म बात मतलब करने की जरूरत है। बाकी जो आप कह रहे हैं ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, लेकिन जो नौजवान अपने आप को कह रहे हैं कि वो समाज के प्रति मतलब काम करने में लगा रहे हैं, उनको तो कम से कम उनके लिए हम कोर्स बना सकते हैं। आज कितना हम न्यू लिबरलिज्म को समझते हैं, कितना हम अग्रेरियन क्राइसिस को समझते हैं, और इतना को हम मतलब ये भारत की कोई यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि न्यू लिबरलिज्म सभी जगह कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका से आप लीजिए, मतलब अमेरिका ने क्यूबा का गल घोटने की कोशिश की तो उन्होंने अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर ढूंढ लिया। और मैं उस साइंटिस्ट की बात सुन रहा था, वो कहते जी हमने क्या सीखा कि हमारी जमीन भी बच गई, हमारी सेहत भी बच गई। तो क्राइसिस में आपने कैसे करना है, क्या हम क्राइसिस समझा पाएंगे? तो ये हमारे लिए वही चैलेंज है। जैसे भगत सिंह ने कहा था कि गांधी जी ने फील्ड ओपन कर दिया है, लेकिन आओ फिर उनको इनकलाबी बना दें। तो बाकी है कि बड़ा आपका सीरियस क्वेश्चन है, उसको और आगे कभी मेरे साथ संपर्क करिए तो बैठ के इस पे चर्चा करते हैं कि कैसे करना है इसको। ठीक बात है जी। ये जगमोहन सिंह जी, जी हमारे साथियों को ये बताइए कि भगत सिंह के विषय में अगर वो पढ़ना चाहें कौन सी सबसे अच्छी पुस्तक किताब वो पढ़ें ताकि उनको भगत सिंह के विषय में जानने का अवसर मिले। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे पहली उनकी मतलब बायोग्राफी है, मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट ने भी छाप रखी है, मतलब वो आपको भगत सिंह के साथ इंट्रोड्यूस करती है जैसे जतिंदर सान्याल जी ने उनको देखा है। फिर उसके बाद है कि आप कौन प्रश्न को करना चाहते हैं। एक हमने भी छोटा सा नोट बनाया है। तो लेकिन आज क्योंकि वो वाकई प्रॉब्लम है कि जो नया लड़का है जब तक वो उस वक्त के हालात को नहीं देखता तो बहुत सी चीजें हमें समझ नहीं आती। वो क्योंकि वो एक डायलॉग में है अपने वक्त में। और ये मेरा गिला मतलब हमारे साथी चमनलाल जी से भी है कि वो मटेरियल तो बहुत ला रहे हैं लेकिन उसको समझदारी की तरफ उन्होंने कम, हालांकि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग भगत सिंह लिख दिया पर उसमें कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। तो लेकिन ये जरूर है कि मतलब उनकी जो सब राइटिंग्स अवेलेबल हैं मतलब फ्री में, और मैं समझता हूँ कि वो जन चेतना एक ग्रुप है, जन चेतना उन्होंने पूरा हिंदी की जो किताब है वो मतलब ऑनलाइन कर दी है, तो एक्सेसिबिलिटी है। लेकिन हमें अपने प्रश्न को लेके भगत सिंह को पढ़ना होगा। मैं अभी उसका स्टडी रूम तैयार कर रहा हूँ कि आप वो किस तरह क्या जान रहे थे, आपको वो सारी किताबों से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अभी काफी अच्छी मतलब है इरफान, क्योंकि सबसे अच्छा काम नौजवान भारत सभा पे इरफान ने किया है। जब उसका मैंने डिस्कवर किया था, उसने मेरठ में
अपनी पीएचडी का मतलब शर्मा जी के साथ जब काम किया, तो देन आई सेड के वो सबसे बढ़िया काम है कि नौजवान भारत सभा पे अगर देखना चाहते हैं तो कुछ रीजनल सोर्सेज हैं, बातचीत से भी मतलब हम कर सकते हैं बहुत। अब तो क्योंकि मटेरियल अवेलेबल है, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में, जैसे अगर आप उनको देखें तो जेल नोटबुक जो है, हम उसको रिविजिट नहीं कर रहे कि वो उनकी किताबों की आउटलाइन है। अब देखिए पूरा आउटलाइन है साइंस ऑफ स्टेट। मेरे भाई भगत सिंह साइंस ऑफ स्टेट की बात कहाँ कर रहे हैं? साइंस ऑफ स्टेट वर्ड कहाँ आया? मैं पॉलिटिकल पूरा छाना कहीं मिला नहीं। हीगल का मिला। हीगल ने कहा कि हम जो नहीं समझते वो साइंस ऑफ स्टेट नहीं समझते। ये पावर कहाँ से ड्रा कर रही है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसका एक विज्ञान है और भगत सिंह ने उसी विज्ञान को लेके मार्च टू सोशलिज्म किताब जो है, तो वो बहुत कुछ मतलब हमें खाका भरने की जरूरत है। लेकिन मैं मतलब उससे मैं बचना चाहता हूँ कि हम कोई मतलब स्पून फीडिंग कर दें। जो पहला क्वेश्चन था वो इसी से था कि कोई उसको किसी तरह करना चाहता है, लेट अस डिस्कवर, लेट द यूथ डिस्कवर भगत सिंह। जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके वो डिस्कवर करें तो वो स्थायी होगा। नहीं तो वो फिर जो क्रिएटिविटी भगत सिंह में नजर आई या उनके साथियों में है, वो क्रिएटिविटी आएगी। और आज वक्त जो है वो आपको एड्रेस कर रहा है कि आप प्रॉब्लम को एड्रेस करें। जो भी हमारे पास ज्ञान है, जिसके पास भी है उससे बात हो। तो मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत किताबें अभी और आ रही हैं, जैसे आर्काइव्स पाकिस्तान ने मतलब ओपन की, हालांकि वो बहुत सी चीजें हमारे मामा जी वहां से पहले ले आए थे फोटोकॉपी करके उनके ओरिजिनल, लेकिन वहाँ और चीजें आ रही हैं अभी। और उसमें मैं समझता हूँ कि अगर आपने रेवोल्यूशनरी पैशन पे करना है तो वो किताब ही रेवोल्यूशनरी पैशन करके है, जिसमें उन्होंने 3 स्टडीज की हैं। ये फ्रेंच मतलब जो हिस्टोरियन थे उनकी इशू उन्होंने रेज किया था, तो उसमें भगत सिंह टाइटल पे है। तो वो क्रिस्टोफर का मेरे का अच्छा आर्टिकल है। क्रिस जॉफेस ने अभी किताब लिखी है, उसने उसको मतलब सो देयर आर पीपल ट्राइंग टू डिस्कवर हिम। मतलब और कंटेम्परेरिज्म में भी मैं अभी सत्य भगत जी की पढ़ रहा था, वो लाइक के वो अपने आप में ही, क्योंकि सत्य भगत उनके कंटेम्परेरी हैं, मार्क्सिस्ट थॉट के कम्युनिस्ट बेचारा, वो भगत सिंह को किस तरह देख रहे हैं। तो मतलब ये एक्सपीरियंस, लेकिन है कि उससे आज का सोल्यूशन मतलब हम ना देखें, उससे आज की प्रॉब्लम्स को डिफाइन करके उसमें भगत सिंह को भी देखें। और पूरा मैं तभी कहता हूँ कि बहुत चीजें जो रेलेवेंट हैं वो हम छोड़ रहे हैं। जैसे रूरल रिकंस्ट्रक्शन, जब मैं क्योंकि बहुत से गांधीयन जो थे, जो लिविंग गांधीयन थे, उनके साथ रहा, तो नेचुरल मतलब आज भी गाँव में फूड की बजाय न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि आपकी हेल्थ का जो मूल है वो न्यूट्रिशन है। और मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ, और न्यूट्रिशन के लिए आपको कोई बहुत बड़ा ज्यादा खुराक की जरूरत नहीं है, कुछ प्लांट्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। अच्छा, ये जो भगत सिंह का जो लेख है, मैं नास्तिक क्यों, आज के संदर्भ में युवाओं के बीच में इस लेख को पढ़ने का आकर्षण बढ़ना चाहिए, ताकि जो बार बार आप कह रहे हैं कि वैज्ञानिक समझ और वैज्ञानिक सोच जो भगत सिंह चाहते थे, और कहीं ना कहीं समाज में जिस प्रकार से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, अवैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है तमाम तरह, आपने पेंडेमिक में भी देखा होगा जी। ये लगता है कि यह जो लेख है वो वैज्ञानिक समझ भी बनाने के लिए है, और जो आर्थिक जो परिवर्तन के लिए, आर्थिक समानता के लिए जो बहुत सारी चीजें जरूरी हैं उसको बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी लेख है। इस लेख को युवाओं को पढ़ना चाहिए, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उसी पे मतलब जो मेरी बात अधूरी रह गई थी कि भगत सिंह ने जब ग्रंथ साहब को पढ़ा तो उसमें से क्या निरीक्षण निकाला उन्होंने, क्या गुर, वो कहते एक तो कबीर को पढ़िए। कबीर ने उस वक्त की मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, और कबीर ग्रंथ साहब में ये कह रहे हैं कि चाहे रख लंबे केस चाहे करड़ मना। और उन्होंने आगे उस वक्त का एक बहुत पॉपुलर था कि नतारा अमला ना होना, कि डजंट मेक डिफरेंस कि आपने बाल रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए, ये कबीर का। तो जब मैंने पूछा तो कोई मुझे बता नहीं रहा था, तो मुझे खुद उसको ढूंढना पड़ा। दूसरी जो थी कि गुरु गोबिंद सिंह को जो 9 साल के थे, गुरु तेग बहादुर ने जो उनको गुरु मंत्र भेजा, वो बहुत कमाल का है। और भगत सिंह कहते हैं कि भाई मैंने गुरु मंत्र पा लिया है कि बल हुआ बंधन छूटे सब कुछ हो तपाए, नानक तुम्हारे हाथ में तुम ही होए सहाय। मैंने कहा अब जो कभी वो कहते हैं कि अगर आप बलवान हैं तो फिर आप बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो वो बलवान बनने की प्रक्रिया में, जैसे जर्नैल जी पूछ रहे थे, तो नौजवानों को बलवान बनने की प्रक्रिया में और अपनी कमजोरियों को पहचान के उससे निकलना। और मैंने कहा नानक ने यह भी कह दिया कि अब किसी पे सहारा मत बनो, किसी से सहारा ना ढूंढो। यही उनके आई एम एन एथिस्ट का मतलब क्रक्स ये है कि नौजवानों को क्राइसिस में अपने पाँव पे, अपनी दलील पे कैसे खड़ा होना है वो सीखें।